तो भैया यहाँ कहा जा रहा है भाषा शास्त्रीय अध्ययन। सबसे पहले आप इसे जो है गोला कर लो। भाषा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का माना है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आइए मैं बता दे रहा हूं। तो भाई सबसे पहले आपको जानना है कि जो मैक्स मूलर हैं वो जर्मन के विद्वान हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स मूलर कहां के विद्वान हैं, तो आपको कहना है जर्मन विद्वान। और भैया जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक सभ्यता का काल क्या है, तो आपको बताना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य। और इन्होंने काल निर्धारण किस आधार पर किया, तो आपको बताना है भाषा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इन्होंने वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण किया है। तो भैया यहां आप देखोगे तो आपका 1, आपका 2 और आपका इधर 3 और आपका इधर 4। अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन जो है इसी पर बन सकते हैं। समझ में आई बात? इसी तरीके से एक एक बिंदु को जो है मैं एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा सारी चीजों को एक एक करके समझाऊंगा। इसीलिए भैया चर्चा को ध्यान से देखिए, और चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। और भैया अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से शेयर वगैरह कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वहीं बगल में एक बेल आइकन वाला घंटा दिख रहा होगा, उसको जो है दबा के धूम के मारो, ताकि जैसे ही यहां से कोई वीडियो पड़े वैसे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आवे कि भैया जाओ पढ़ो, सर लाइव आ चुके हैं। तो बाबू इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? यस या नो कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हो, बाद में टीम द्वारा देख लिया जाएगा। देखो भैया, है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, और यहां से जो है काफी हद तक आपकी चर्चा कंप्लीट हो गई। अब देखो, जो ये वैदिक सभ्यता है इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, आगे कहीं लगा होगा। तो यहां केवल हमें एक ही वेद देखने को मिलता है। इस टाइम पे केवल एक ही वेद रचा गया था, और उसी के आधार पर इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी का टाइमलाइन, पूर्व वैदिक काल का टाइम आप देखोगे तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है, और उत्तर वैदिक काल का वहीं देखोगे तो भैया 1000 से लेकर 500 बीसी तक है ना। समझ में आई बात? तो यहां लिखा गया है वही चीज जो मैंने समझाया कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला आ जाएगा पूर्व वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल को ही जो है ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और इसका टाइम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है। वहीं अगर आप उत्तर वैदिक काल को देखोगे तो भैया इसका टाइम है 1000 बीसी से लेकर भैया 500 बीसी तक। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इसको एक बार गौर से देख लो। इसको क्या करना है, एक बार गौर से देख लो। और अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसमें आप कई बार देखोगे कि मैं पहले पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल को पढ़ा रहा होऊंगा, और दूसरे नंबर पर कभी कभी आप देखोगे इन्हीं चर्चाओं के दौरान कि मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में सारी चर्चाएं बता रहा होऊंगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा ना पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। अगर अब भी समझ में नहीं आया, पीछे एक बार वीडियो जो है पीछे करके देख लो। अब जो है हम लोग ऋग वैदिक काल की थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं कि आखिर ऋग वैदिक काल में क्या हुआ।
ऋग वैदिक काल का जो विस्तार वगैरह है वो कब से कब तक या कहां से लेकर कहां तक था, इसको आइए जान लेते हैं। तो देखो बाबू, इस काल का इतिहास सिर्फ ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी चाहे आपका सामवेद हो जाए, चाहे आपका यजुर हो जाए, चाहे अथर्ववेद हो जाए, चाहे अन्य रचनाएं हो, वो सारी की सारी और जो है वो उत्तर वैदिक काल में रची गई थी। फिर से नोट करो, ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना हुई थी। अब बाकी अन्य रचनाएं जो है उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। चाहे वो आपका सामवेद हो जाए, चाहे ये यजुर हो जाए, चाहे अथर्व हो जाए, चाहे ब्राह्मण उपनिषद वगैरह हो जाए, तो सारी की सारी अन्य जितनी भी रचनाएं हैं वो उत्तर वैदिक काल में रची गई थी। अभी आगे लगा होगा, उसको मैं फिर से दिखाऊंगा। तो इतना आपने समझा। उसके बाद देखो, सप्त सैंधव प्रदेश इनका मूल प्रदेश था, जिसमें सिंधु, पंजाब की 5 नदियां और सरस्वती नदी शामिल है। ये दोनों के दोनों फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगला फैक्ट जो आपका बनेगा, इनके भौगोलिक प्रसार की जानकारी का मूल है नदी सूक्त। नदी सूक्त आप देखोगे तो भैया इन्होंने जो है उसमें 21 नदियों का नाम लिया है, जिसमें सबसे पूर्वी नदी कौन सी है भैया? सबसे पूर्वी नदी है गंगा और सबसे पश्चिमी नदी है कुंभा, है ना। अगर इनके भौगोलिक विस्तार की जानकारी हमें लेना हो, किनका? ऋग वैदिक काल के जो लोग हैं, इनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर हमें जानना हो तो वहां है जानकारी का स्रोत भैया नदी सूक्त। क्या है बाबू? नदी सूक्त। नदी सूक्त में इन्होंने क्या किया भैया? 21 नदियों का नाम लिया, जिनमें से सबसे पूर्वी नदी गंगा और सबसे पश्चिमी नदी है कुंभा। समझ में आई बात? अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने यह नहीं बताया कि नदी सूक्त में या ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, सरस्वती का उल्लेख कितनी बार है, या अन्य नदियों का उल्लेख कितनी बार है। तो भाई अब जो है आपके धैर्य की सीमा पार हो रही होगी। तो आइए जो है उस फैक्ट से आपको रूबरू करा देता हूं, लेकिन इनमें जो बातें लिखी गई हैं आप नोट कर लेना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऋग्वेद या नदी सूक्त में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख हुआ है उसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है भैया? सिंधु नदी। और दूसरा फैक्ट आपका है, यह बेहद महत्वपूर्ण है बाबू, इसको नोट रखे रहना। और दूसरा आपका फैक्ट है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भैया वह है सरस्वती। कौन है? सरस्वती। तो यह भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब बात आती है गंगा की। तो गंगा नदी का भैया केवल और केवल एक बार उल्लेख किया गया है। ये आप देख सकते हो, गंगा नदी का केवल और केवल एक बार उल्लेख हुआ है। तो यह भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और वही यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का भैया 3 बार उल्लेख किया गया है, 3 बार नाम लिया गया है। यह भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मैंने लगभग लगभग उन्हीं बिंदुओं को सेलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये यहां से जो है कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, तो ऐसे में बाबू आपको नोट रखे रहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ऋग वैदिक काल को पढ़ लिया। अब आइए जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा। तो बाबू देखो, उत्तर वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलेगी? उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहां से कहां तक है, सारी बातों को एक एक करके मैं बता दे रहा हूं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का बसाव क्षेत्र मध्य गंगा घाटी था। ऋग वैदिक काल में आप देखोगे तो उनका सप्त सैंधव प्रदेश था, लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा कि उत्तर वैदिक वाले अब मध्य गंगा घाटी तक आ जाएंगे। तो इनका बसाव क्षेत्र मध्य गंगा घाटी था, इसको नोट करो।
क्या करो बाबू, इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। उसके बाद देखो, इस काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण भैया? शतपथ ब्राह्मण। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्राह्मण क्या होता है। तो भैया जो वेद वगैरह है, इसकी सरल और संक्षिप्त या कहें कि बढ़िया विस्तार से अच्छे तरीके से समझा समझा के व्याख्या हमें ब्राह्मणों में देखने को मिलती है। अभी आगे लगा होगा, मैं आपको अच्छे से और पढ़ाऊंगा। तो भैया जो ये उत्तर वैदिक काल है, इस काल खंड की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शतपथ ब्राह्मण। इसको भी आप नोट कीजिए। शतपथ ब्राह्मण के अंदर भैया क्या है? विरथ माधव की कथा है। क्या है? विरथ माधव की कथा है, ये आप नोट कर लो। ऋग्वेद में लोगों की पहचान उनके कबीले यानी कि जन से, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनकी पहचान क्षेत्र आधारित तो हो गई थी। और भैया क्या हो गया था? जनपद का विकास हो गया था। समझ में आई? नहीं आई होगी, फिर से समझा दे रहा हूं। देखो भैया, यहां जन और जनपद का विचार आया है। तो जब ऋग वैदिक काल आप पढ़ोगे तो वहां जन का विचार आएगा, उत्तर वैदिक काल में वही जनपद हो जाएगा, और आगे जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाओगे तो वही महाजनपद हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वही चीज यहां कहा जा रहा है। तो इसमें से लगभग आप एक और दो बात जरूर याद रखे रहना, और इसी के रास्ते विरथ माधव की कथा को याद रखे रहना। या आपसे इस भी प्रकार से पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक लोग, ये जन वाला जो है ऋग्वैदिक लोगों से जोड़कर पूछ सकता है। और जनपद का कॉन्सेप्ट कहां आया? तो आपको लगाना है उत्तर वैदिक काल। जन का कॉन्सेप्ट कहां आया? तो आपको लगाना है ऋग्वैदिक काल। तो यहां से भी जो है जोड़ के किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग वैदिक साहित्य को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? वैदिक साहित्य को। और वैदिक साहित्य से काफी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे अपना पेट वाला परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, वैदिक साहित्य से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जोड़कर पूछ लेता है। और कभी कभी क्या करता है, इसे हिंदी वगैरह से जोड़कर भी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है। तो देखो बाबू, वैदिक साहित्य को जो है हम लोग चार भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे संहिता, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, क्षमा चाहूंगा, चौथा हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। समझ में आई बात? पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे संहिता, दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर आरण्यक, और चौथे नंबर पर हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब आइए इन्हीं सबको एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संहिता पर। तो आइए देखते हैं। तो भैया संहिता, संहिता यानी कि वेद। वेद कितने हैं? तो आपको बताना है चार। कौन कौन से बाबू? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अभी भी आप ये वाला क्वेश्चन पूछोगे तो अमूमन बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देंगे। कुछ विद्यार्थी इसे कहेंगे ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर तीसरे नंबर पर साम को रखते हैं। लेकिन भैया सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद आएगा, दूसरे नंबर पर सामवेद आएगा, और तीसरे नंबर पर आएगा यजुर्वेद, और चौथे नंबर पर यानी कि सबसे लास्ट में जिसकी रचना हुई थी वह था अथर्ववेद। तो ये जो क्रम लगाया गया है, ये क्रम भैया एकदम सही है। ये क्रम जो है, ये सीक्वेंस जो है एकदम सही है। इतनी बात समझ में आई? ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा भैया? जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन, चाहे ग्रंथ लिख लीजिए चाहे वेद लिख लीजिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा बाबू? ऋग्वेद। इतनी बात समझ में आई? और इन्हीं तीनों को मिलाकर
इन्हीं तीनों को मिलाकर कौन कौन से भैया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हीं तीनों को मिलाकर कहा जाता है वेदत्रयी। क्या कहा जाता है बाबू, नोट करो जल्दी से, वेदत्रयी, है ना। इन्हीं तीनों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टाइप हो गया वेदों का क्रम क्या है, तो मैंने बता दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको बताना है ऋग्वेद। और आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदत्रयी के अंतर्गत किसे किसे शामिल करते हैं, तो ये हो जाएगा। और चौथे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह इस प्रकार से होगा कि वेदत्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो आपको कहना है अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। समझ में आई बात, बुझाइल। तो यहां से चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भैया सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें कितने मंडल है, आप कहोगे 10 मंडल है। कितने सूक्त है भैया, तो 1028 सूक्त है। और आप सभी को कमेंट में लिखना है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। कमेंट में लिखना है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो। और भैया आगे आप देखोगे जो दूसरा और 7वां मंडल है वह सबसे पुराना है, और पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में जोड़ा गया। तो आपसे गलत कराने के लिए एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वह सबसे पुराना है, तो आप कहना बिल्कुल भी नहीं। सबसे पुराना मंडल या सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां है। ये सारे के सारे क्या है भैया, बाद में जोड़े गए थे। तो नोट रखे रहना, क्योंकि यहां से फंसा सकता है। सबसे प्राचीन आप पहले को ही लगाने जाओगे, लेकिन उस टाइम आप गलत हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर ने आपके लिए जाल फैला रखा है, और आप जैसे ही उस जाल के अंदर गए कल्याण कर देगा आपका। और देखो भैया ऋग्वेद में हमें आर्यों के भौगोलिक स्थान, उनके धार्मिक सामाजिक परंपराओं की चर्चा मिलती है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ भैया ऋग्वेद में किसकी चर्चा मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, तो आप कहना कि आर्यों के जो भौगोलिक स्थान है उनकी और धार्मिक सामाजिक परंपराओं की बाकायदा विधिवत तरीके से चर्चा ऋग्वेद में हमें मिलता है। ऋग्वेद के बारे में अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे चलकर एक एक करके सारी चीजों को बताने वाला हूं। अब देखो पहला वेद हमने पढ़ लिया, अब आइए दूसरा वेद पढ़ते हैं। दूसरे वेद का नाम है सामवेद। कौन सा वेद भैया, सामवेद। आइए जानते हैं। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद का ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है। नोट करो, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो आपको बताना है सामवेद। सामवेद क्या है भैया, कि यह ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसे गेयात्मक बना दिया गया है। यह आधारित तो ऋग्वेद पर ही है, लेकिन जहां ऋग्वेद गद्य आधारित है वहीं आप इसे देखोगे तो यह पद्य आधारित है, इसे गा भी सकते हैं। समझ में आई बात। तो आधारित तो ऋग्वेद पर ही है, लेकिन थोड़ा सा यहां क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा अंतर कर दिया गया है, उसे गद्य रूप में, और ये जो है ये पद्य रूप में है, यानी कि इसे गा भी सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है, मंत्र को कैसे पढ़ा जाता है और गीत वगैरह को कैसे गाया जाता है, डिफरेंस पता चल गया। आगे बढ़ूं तो ये हो गया, ये गेयात्मक है। और भैया संगीत विधा पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संगीत विधा पर आधारित सबसे प्राचीन सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, सामवेद। और यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है तमाम बार, और आगे भी अगर यहां से क्वेश्चन बनाएगा तो ये सारा फैक्ट जरूर जो है बटोरने की कोशिश
करेगा। तो बाबू ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आई बात? मैंने बता दिया किस प्रकार से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका आ जाएगा यजुर्वेद। क्या आ जाएगा? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद को अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ऋषि महाशय बैठे हुए हैं और ये जो है यज्ञ वगैरह कर रहे हैं और यहाँ आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी। तो भैया ये सीढ़ी जो है सीधा कहां जा रही है? स्वर्ग जा रही है। यानी कि यज्ञ वगैरह करके स्वर्ग का रास्ता भी खुल जाता है। तो इसीलिए यहां यज्ञ का दृश्य ही देखकर आप समझ जाओ कि यह वेद किससे संबंधित होगा। तो भैया यह वेद मूलतः कौन सा भैया? मूलतः अनुष्ठान यानी कि यज्ञ के विधि विधान पर आधारित वेद है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और यहां हमें केवल एक फैक्ट जानना है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है बाबू? बेहद महत्वपूर्ण है। इतनी बात आशा करता हूं आप सभी ने समझ लिया होगा। आगे बढ़ें। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं और चौथा सबसे लास्ट और अंतिम वेद के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आपको यहां दिख रहा होगा अथर्ववेद, और आपको मैंने पीछे ही बता दिया कि इसे वेदत्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं करते। वेदत्रयी में ये वाला वेद शामिल नहीं होता। तो देखो भैया जो धार्मिक आडंबर है, जो अंधविश्वास है, जो जादुई टोना वाली शक्तियां हैं, जो टोटमवाद है, टोटमवाद यानी कि भूत परेत यंत्र तंत्र तावीज ओझा सोखा आदि, ये सारा इसी में आपको मिल जाएगा। और इसमें भैया एक चीज और महत्वपूर्ण है, औषधियों की जानकारी। तो यहां से देखो 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा भैया कि टोटमवाद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? कौन सा वेद टोटमवाद से संबंधित है? ये हो गया। किस वेद में जादुई शक्तियों और अंधविश्वास वगैरह के बारे में उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद। किस वेद में औषधियों की जानकारी मिलती है? अथर्ववेद। तो हो गया ना 3-4 टाइप का क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जा सकते हैं। और यकीन मानना साथियों, आप चाहे जब भी जो भी विषय पढ़ने बैठो तो उसके बारे में यह सोचो कि इससे मैं अगर पढ़ रहा हूं तो यहां से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। और यकीन मानना साथियों, ये करना जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप राजा बन जाओगे। समझ में आई बात? तो भैया राजा बनो राजा। मेहनत तो सब करते हैं, भिखारी भी मेहनत करता है, राजा भी मेहनत करता है और भी लोग मेहनत करते हैं। अगर आप देखोगे भैया मजदूर कितना मेहनत करता है, 8-8 10-10 12-12 घंटे मेहनत करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है 200, 250, 300, 400, 500 रुपए कमा पाता है। लेकिन वहीं बिजनेसमैन को देखो, बढ़िया दिमाग लगा के जो है काम करता है, देखो कितना अच्छा खासा पैसा उठाता है, मालिक भी बन जाता है, प्रमोशन भी हो जाता है। तो भैया मेहनत जो है वो भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसने चीजों को अच्छे से सीखा, उसने अच्छे से चीजों को समझा। लेकिन मजदूर ने ये बात नहीं सीखा, उसने तो बस बना लिया कि मैं मजदूर हूं और मजदूर का काम मजदूरी करना है और कुछ करना नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन होगा उसका दिमाग सोचने का तरीका अलग होगा। वो सोचेगा कि मैं जो है एक दिन यहां पहुंचूंगा और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना पैतरा आजमाना पड़े। तो ये होता है मजदूर और एक बिजनेसमैन यानी कि राजा में। समझ में आई बात? तो इस तरीके से बाबू आपको सोचना है। और भैया ये तो हो गया, संहिता का चैप्टर निपट गया। संहिता का चैप्टर वेदों का चैप्टर निपट गया, समाप्त हो गया। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं और यह भी जान लेते हैं कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, जो आपकी परीक्षाओं में कभी कभी उठा के ऐसे फेंक देता है एग्जामिनर।
और फेंक देता है। अगर आपको आता नहीं रहता फिर आपका मुंह जो है वहीं बन जाता है, हाय राम इतना सरल क्वेश्चन हमसे कैसे छूट गया, तो रोने गाने लगते हो। इससे अच्छा है कि वही पहले से रोगा लो कि हाय राम पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा, पहले से रोगा लो। एग्जाम के बाद रोना ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखो भैया। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आइए जान लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य वैदिक मंत्रों की सरल और विस्तृत व्याख्या करना है। इसका उद्देश्य भैया यही है। यानी कि जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें वैदिक मंत्रों की सरल और विस्तृत व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो ये हो गया। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण है, चाहे जो भी वेद हो हर वेद का अपना एक ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो इसके ब्राह्मणों का नाम है ऐत्रेय और कौशितकी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, तो जहां भी ऐतरेय दिख जाए आपको, जहां भी आपको कौशितकी दिख जाए, वहां आप गोला करके तुरंत ऐसे भर के बढ़िया से रंग बिरंगा करके, है ना, काले रंग से ऐसे रंग के चले आना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामवेद के ब्राह्मण का नाम बताओ, तो आप कहना कि पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, है ना। तो सामवेद का ब्राह्मण, वैसे आप देखोगे यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अथर्ववेद में आप एक ही नोट कर लो, बहुत है, गोपथ ब्राह्मण। तो इतना इसका आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका इतने का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे आरण्यक ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। इसे देखो, चाहे आरण्यक करो चाहे अरण्यक, बात एक ही है। और अब बात निकल कर यह आती है कि आखिर आरण्यक ग्रंथ कौन होते हैं। तो भैया जो ग्रंथ जंगल में लिखे जाएं, अरण्य का मतलब होता है अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। और ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में हुई हो उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आइए क्या लिखा गया है उसको पढ़ देता हूं। अरण्य यानी कि जंगल में चिंतन मनन के आधार पर जो ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ वही आरण्यक ग्रंथ हैं। और आरण्यकों की संख्या भैया 7 है। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले तो नोट करे रहना। नोट करे रहने में क्या जाता है, एक ही लाइन की बात है। तो भैया जंगल में जिस साहित्य की रचना हो उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। तो यहां से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस खाली नोट किए रहो। और उपनिषद, उपनिषद आपका बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब होना चाहिए 108, और ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह हो जाएगा कि इनमें से प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं। तो भैया आप कहना कि 11 प्रामाणिक उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य द्वारा टीका लिखा गया है ना। तो ये दोनों आपके लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 और प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, 11। और इन 11 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने टीका लिखा है। इतना बात समझ में आया। अब बात यह आती है कि उपनिषदों का अर्थ क्या होता है, उपनिषदों का मतलब क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या भैया, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। तो देखो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी कि इसमें इन ग्रंथों में गुरु और शिष्य के वार्तालाप का समन्वय होता है और उसी को जो है मिला के किताब बना दिया जाता है। जैसे मान लो आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपका शिक्षक, आप मेरे शिष्य, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, और सबको मिलाकर एक किताब लिख दिया जाए, वही हो जाएगा उपनिषद। और उपनिषदों में आप देखोगे तो तार्किक चिंतन है। क्या है भैया, तार्किक चिंतन। जैसे मैं अगर कहूं कि यह कलम सोने की है,
तो आप तुरंत खड़े होकर कहोगे नहीं सर ये सोने की नहीं है, ये सोने की तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जो है प्लास्टिक लगा है और इसके अंदर भी कुछ ऐसा लगा होगा जो स्किन वगैरह पर टच करने पर जो है चलेगा। तो आप जो है चिंतन करोगे, मैं अगर कुछ भी गलत बताऊंगा तुरंत आप उसे टोकोगे। तो भैया इसमें क्या है, तार्किक आधारित चर्चाएं मिलती हैं। और अब यह बात निकल के आती है उपनिषदों की रचना कब हुई। तो आप देखोगे ज्यादातर उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ज्यादातर उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और एक उपनिषद तो भैया अकबर के समय में लिखा गया था जिसका नाम है अल्लोपनिषद। एक उपनिषद अकबर के टाइम पर लिखा गया जिसका नाम है अल्लोपनिषद। तो ये फैक्ट आपके लिए हो सकता है महत्वपूर्ण हो जाए, तो इसको जो है नोट रखे रहना, क्योंकि अकबर जो है मुस्लिम शासक है और उसके टाइम पर अगर उपनिषद वगैरह लिखा जा रहा है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और जबरदस्त फैक्ट हो जाएगा। तो बाबू इसको भी आप क्या करना, नोट कर लेना। और फिर अब आइए देख लेते हैं कि उपनिषदों में जो तार्किक चिंतन है और जो आदर्श वाक्य है या जो वाक्यांश है, किस उपनिषद में क्या वाक्यांश है या किस उपनिषद में किस चीज की चर्चा है, तमाम चीजों को जान लेते हैं एक एक करके। तो भैया एक हो जाएगा आपका बृहदारण्यक। क्या हो जाएगा, बृहदारण्यक। इसमें आप देखोगे तो सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म फल की संकल्पना आई। अगर आपसे कहा जाए कि भैया सर्वप्रथम आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म फल की संकल्पना कहां आई, कहां देखने को मिली, तो आपको कहना है बृहदारण्यक उपनिषद में। और अगला उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में आप देखोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का विचार है और इसी में जो है तत्त्वमसि तथा अद्वैतवाद का विचार सर्वप्रथम इसी के अंतर्गत आया। तो भैया छांदोग्य उपनिषद बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तत्त्वमसि ये जो है आपको नोट रखना है। अहम ब्रह्मास्मि पूछा जा सकता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा, तो नोट कर लेना। और अद्वैतवाद का विचार भी छांदोग्य उपनिषद से ही जन्म ले रहा है। और सबसे पहले ये भी आपको नोट रखना है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर आ जाता है कठोपनिषद। कठोपनिषद भैया कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, आपके पेट में भी पूछा गया है, यहां तक कि जो है यूपीएससी में बहुत पहले पूछा गया था, पीसीएस वगैरह आरओ वगैरह में भी जो है काफी टाइम पहले पूछा गया था। तो कठोपनिषद में किसका संवाद है, तो यम और नचिकेता का। अभी पेट का जो ये बहुत पहले का पेपर हुआ था 22 के पहले शायद, इसमें जो है पूछा गया था, इसमें जो है पूछा गया था कि यम नचिकेता का संवाद। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर भैया श्वेतरोपनिषद। अगला उपनिषद कौन सा है, श्वेतरोपनिषद है ना, श्वेतरोपनिषद। इसमें भैया सर्वप्रथम भक्ति का विचार आया। क्या आया, भक्ति का विचार। तो जो हिंदी वाले होंगे वो इसे अच्छी तरह से जान रहे होंगे। समझ में आई बात, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका एक आ जाता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में आप देखोगे सत्यमेव जयते, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में है, तो आपको बता के आना है मुंडकोपनिषद। और भैया मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है, यानी कि इसमें यज्ञ को एक फूटी हुई नौका बताया गया है। अब देखो इसमें यज्ञ को एक फूटी हुई नौका बताया गया है, तो ये अपने आप में ही क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखे रहना। उसके बाद भैया एक आता है जाबालोपनिषद। क्या आता है, जाबालोपनिषद। इसमें सत्य काम की कथा है। क्या है भैया, इसमें सत्य काम की कथा है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।
तो आपका छांदोग्य हो गया, कठोपनिषद हो गया, और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते आपको याद रखना है, और जाबालोपनिषद में सत्यकाम की कथा के बारे में आपको जो है नोट रखे रहना है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जैसे मैं हटा करूं भैया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया कीजिए, कहना ना पड़े। आप पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं। आगे यहां हमें पढ़ना है अब ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं शुरुआत में, इसीलिए मैंने बता दिया कि इन दोनों को नोट रखे रहो। तो पहली कड़ी में हम लोग ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे, और दूसरी कड़ी में उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उनको पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? आगे बढ़ूं, बढ़ा जाए? बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, इस काल के समाज में पशुपालन की प्रधानता थी। आप देखोगे जब आर्यों का आगमन हो रहा है तो पहले वो लोग यहाँ अपनी रहने वगैरह के लिए भूमि तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूमि तलाश कर रहे हैं। और उनका जीवन आप देखोगे खाना बदोश है, घुमंतु है ना। तो ऐसे में उनका स्थायी निवास तो है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा भैया, पशुपालन की प्रधानता रहेगी। तो आपसे अगर फैक्ट पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन जो कृषि है, कृषि प्रधान था या और कुछ प्रधान था, तो आपको कहना है भैया पशुपालन प्रधान था। और यहाँ दिया भी गया है, लोग यायावर जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि एक जगह से घूमते टहलते रहते थे। पशुओं के चारे के खोज में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा टहला करते रहते थे। कृषि का ज्ञान अपेक्षाकृत कम था, ये नोट रखे रहो। जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं उनको कृषि का ज्ञान जो है काफी हद तक अपेक्षाकृत भैया क्या था, कम था, कम था, है ना। और उनके इस काल, यहाँ कल लिखा है, काल कर लीजिए, इस काल के समाज में यही प्रधानता थी पशुपालन की। इसको नोट रखे रहना, ये आपके लिए नोट हो जाएगा और ये नोट हो जाएगा, दो हो गया। और इनका जीवन कैसे था, यायावर था, ये भी नोट हो जाएगा। फिर यव फसल का उल्लेख किया गया है। यव यानी कि जौ, यव यानी कि जौ, आप जो है जौ के रूप में भी इसे लिख सकते हो, यव यानी कि जौ। अब आपसे कहा जाए ऋग्वेद में किस फसल का उल्लेख है, तो आप कह सकते हो जौ। क्या कहोगे? जौ। इसी जौ को यव कहते हैं, ये हो गया। हालांकि फसलों की चर्चा कितनी बार हुई है? 24 बार। इनका जो साहित्य है उसमें जो है क्या हुआ है, ऋग्वैदिक लोगों का जो साहित्य है यानी कि ऋग्वेद है, उसमें 24 बार फसलों का उल्लेख मिलता है। तो यहां से दो तीन चीजें आपको नोट रखना है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। आगे बढ़ा जाए, बोलो यस या नो? यस। आगे देखोगे तो भैया गेरुआ वर्णी मृद भांड, जिसे ओसीपी शॉर्ट फॉर्म में ओसीपी कहते हैं। तो भैया ये लोग जो मिट्टी का बर्तन उपयोग में ला रहे हैं उसका नाम है गेरुआ वर्णी मृद भांड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे यह ताम्र पाषाण काल का दौर था, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है वह ताम्र पाषाण काल का दौर है। अब जब ताम्र पाषाण का दौर है तो भैया यहाँ लोहा तो मिलेगा नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, तांबे का प्रयोग करेंगे। और तांबे का प्रयोग भैया रथ बनाने में करेंगे, वज्र बनाने में करेंगे, सिर अस्त्राण यानी कि हेलमेट वगैरह बनाने में करेंगे। यहाँ वज्र का आशय है कटार से, ठीक है, आदि का निर्माण करेंगे। और किससे करेंगे? ताम्रपाषाण संस्कृति है तो तांबे वगैरह से बनाएंगे। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको नोट रखे रहना। आगे देखोगे भैया ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख घोड़े का किया गया है। क्या भैया? घोड़े का किया गया है। और गाय का नंबर सेकंड है। क्या है? गाय का नंबर सेकंड है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, बेहद 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 महत्वपूर्ण। जितना 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 इंपोर्टेंट लगाना हो सारा का सारा लगा डालो। पहला फैक्ट गंगा वाले में आपको महत्वपूर्ण रहेगा और दूसरा फैक्ट यहाँ गाय वाला महत्वपूर्ण रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। गाय को अघन्य कहा गया है। गाय को अघन्य कहा गया है, यानी कि जो मारा जाने योग्य ना हो, जिसकी हत्या किया जाने योग्य ना हो। समझ में आई बात? तो ऋग्वेद अगर पूछा जाए कि किसे जो है अहन्या कहा गया है, या इस प्रकार से कहा जाए कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, वहां आपके विकल्प हो सकते हैं गौ माता, गाय देवी, नंदिनी या अहन्या, अघन्या। विकल्प आपका ये भी हो सकता है। और आप जो है गौ माता लगाने चले जाओगे, और जो संस्कृत बैकग्राउंड वाले से होंगे वो जो है नंदिनी लगाने चले जाएंगे, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य पढ़ के आए रहते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। गाय को क्या कहा गया है भैया? अघन्या, यानी कि जो मारा जाने योग्य ना हो। तो यहां आपसे फंसाने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकता है, इसे जरूर से जरूर नोट रखे रहना। समझ में आई बात? आई समझ में? यस या नो? और देखो भैया, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी क्या होता है, चीजें जो है जब काफी देर से चर्चाएं चल रही हो तो जुबान जो है थोड़ा लड़खड़ाने लगती है, और कभी कभी क्या होता है जुबान से जल्दबाजी में जो है फ्लो में जो है गलत शब्द निकल जाते हैं। जैसे अभी वहां सबसे कम वाला निकल गया था। तो ऐसी गलतियां जो है बीच बीच में हो जाती हैं। तो आशा करता हूं आप सभी इसके लिए तो जरूर क्षमा करेंगे। और बाबू, जो ये संस्था में नए नए शिक्षक आए हैं, तो बाबू आप सभी जो है अभी 10-15 दिन इनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप देखोगे पहले दिन से कोई भी बेहतर नहीं होता। तो धीरे धीरे जब ये शिक्षक पढ़ाने लगेंगे, और आप देखना जैसे ही 10वीं क्लास पार होगी, वैसे इन सभी का भय जो है खुल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन में जो है बोलने में दिक्कत आती है, एक तो बच्चे वगैरह नहीं रहते सामने, तो बोलने में काफी दिक्कत आती है। एक एक से बड़े बड़े दिग्गज जो ऑफलाइन में जो है जिनको महारत हासिल होती है, वो जो है ऑनलाइन में आके अटकने लगते हैं। तो यह भी समस्या हो जाती है। तो बाबू, जो भी नए शिक्षक हमारे आए हैं, इनको जो है आप सभी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गलतियां जो है सबसे हो जाती हैं, और गलतियों को माफ करना ही इंसान की फितरत होनी चाहिए। यही जो है, इसी का नाम जो है इंसानियत है। अब तक जितना पढ़ा है समझ में आया? यस या नो? अगर कोई भी फैक्ट आपको डाउटफुल लगता है, या कोई प्रकार की और भी समस्या आती है, तो आप निश्चिंत जो है कमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैंने जो है पूरा का पूरा कोशिश किया है 100%, कितना 100% एकदम शुद्धता को बरकरार रखने में। अब भाई फिर भी जो है कई सारे और भी दिग्गज लोग हैं जिनको जो है नहीं पसंद आ सकता, तो आप जो है निश्चिंत रूप से कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो भैया, जो ऋग्वेद है, क्योंकि हम ऋग्वैदिक समाज की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल के फैक्ट को ले रहे हैं, तो जितनी भी यहाँ बातें होंगी वह होंगी ऋग्वैदिक काल की ही। तो भैया ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, कितना भैया? 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। ये भैया वह वर्ण व्यवस्था है जो बहुत लोगों का बहुत कुछ छीन ले गया। समझ में आई बात? और ये तो हो गया। तो ये भी फैक्ट भैया क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हल्के में मत लेना इसको, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और भैया ये हो गया। और आप देखोगे इस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में वर्ण चुनने का अधिकार था, यानी कि लोग जो है दूसरे वर्ण के भी हो सकते थे, खेती भी कर सकते थे, चाहे वो जिस भी वर्ण के हो, और भी तमाम चीजें कर सकते थे। लेकिन इसमें विद्रूपता आना उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होगा। अभी क्या है, यहां वर्ण व्यवस्था क्या है भैया? कर्म आधारित है। क्या है? यहां वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। क्या है? कर्म आधारित। क्या है? कर्म आधारित। जिसके जैसे कर्म रहेंगे, जिसका जैसा काम रहेगा, उसका वैसा वर्ण हो जाएगा। लेकिन ये जो जब उत्तर वैदिक काल में जाता है, तो इसमें विद्रूपता आना प्रारंभ हो जाता है, और वह जो है क्या हो जाएगी? जन्म आधारित हो जाएगी। अब जब जन्म आधारित हो जाएगी, तो जो ब्राह्मण पैदा होगा वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो वैश्य पैदा होगा वैश्य रहेगा, जो शूद्र वो शूद्र है। लेकिन यहां अभी भी जो है कर्म आधारित है, जैसा आपका कर्म वैसा आपका वर्ण। ये हो गया।
तो इसको भैया महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट किए रहना। आगे बढ़ोगे बच्चा, यहां देखोगे महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना की। इस टाइम पर आप देखोगे वैदिक मंत्रों वगैरह की रचना कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब जाओगे तो कहानी बदल जाएगी, आगे बताऊंगा। उनकी स्थिति क्या थी भैया, अच्छी थी। क्या थी भैया, अच्छी थी। सभा समितियों वगैरह में जो है क्या करती थी, भाग वगैरह भी ले सकती थी। इस टाइम की जो महिलाएं हैं उनमें है अपाला है, घोषा है, विश्वारा है, लोपमुद्रा है, सिक्ता है, निवावरी है। आपसे पूछा जाए कि इनमें से, निम्नलिखित में से वैदिक काल की या ऋग वैदिक काल की महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको बता डालना है। अपाला है, घोषा है, विश्वारा है, लोपमुद्रा है, सिक्ता है ना, सिक्ता, निवावरी। तो इतना आपको समझ में आया। आगे देखोगे कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी, जिन्हें अमाजू कहा जाता था। ये वाला फैक्ट नोट कर बाबू, अमाजू, अमाजू, अमाजू वाला फैक्ट नोट कर बाबू। फिर से एक बार सुन लो, कुछ महिलाएं आजीवन, क्या भैया, आजीवन अविवाहित रहती थी, जिन्हें अमाजू कहा जाता था। ये वाला फैक्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको जल्दी से नोट कर ले जा। तो बाबू इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी जो है कमेंट वगैरह भी कर दिया करिए। आप सभी तो एकदम जैसे सोए से रहते हैं, ना कमेंट ना कुछ ना कुछ। अरे भैया चर्चाएं अच्छी लग रही हो तो थोड़ा कुछ हाय हेलो वगैरह ही बोल दिया करो कि चर्चाएं मस्त हैं, अच्छी हैं। कुछ बताते ही नहीं भैया, पढ़ के निकल लेते हो। तो भैया ये भी कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है इससे। आगे भैया देखोगे तो ऋग वैदिक काल में राजतंत्र और गणतंत्र, क्या भैया, राजतंत्र और गणतंत्र, राजतंत्र भी था और गणतंत्र, दोनों का दोनों था, है ना, दोनों का प्रमाण यहां मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये जो है वैसे ही फैक्ट है, इसे आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राजा के पास अपनी सेना और नौकरशाही नहीं थी, ये बात आपके लिए जरूरी हो जाती है, इसको नोट कर सकते हो। आप देखोगे राजा जो है वो सभा समिति, विदथ, गण आदि के परामर्श पर कार्य करने हेतु क्या था भैया, बाध्य था। इस टाइम का जो राजा है वो सभा समिति, विदथ, गण आदि के परामर्श पर कार्य करने के लिए क्या था, बाध्य था। इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे जो ऋग वैदिक लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे नदी हो गया, वृक्ष हो गया, और भी तमाम चीजों की पूजा करते थे। पशुओं की पूजा करते थे, जैसे एक है सरामा। सरामा एक प्रकार की कुतिया थी, जो ऐसा लोग कहते हैं कि कोई चीज खो जाता था तो वो ढूंढ के लाती थी। तो पशु पूजा भी करते थे। इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र युद्ध के देवता हैं, इंद्र को राजा कहा जाता है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को जो है सोमपा कहा जाता है, इंद्र को जल का नेता वगैरह कहा जाता है। और जो अब मैं बताने जा रहा हूं, इंद्र को जो है मधवा बिडौजा, क्या, मधवा या मघवा या बिडौजा या बिडौना, नोट करिएगा फिर से। इंद्र को मघवा या मधवा कहते हैं, इंद्र को बिडौना या बिडौजा कहते हैं। बिडौना आप देखोगे तो यह पूछ लिया जाता है, तो बिडौना किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। इतना आपने समझा। फिर आ जाता है वरुण। वरुण को जो है नैतिक नियमों का देवता कहते हैं। और एक देवी आती है अदिति। अदिति जो है देवताओं की माता होती है। सरामा जो है एक पवित्र कुतिया होती है। तो इनमें जो है आपके इंद्र, जो इंद्र हैं ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और सरामा का नाम जो है आप जानकारी के लिए याद रख सकते हो। इसमें जो इंद्र हैं वही महत्वपूर्ण दिख रहे हैं, बाकी आप जो है इसमें से और सारा कुछ इसकी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, यस या नो, यस या नो, हाउ द जोश। हाँ, इसी तरीके से जो है आपको चलना है। तो बाबू यहां देखोगे 10 राज्य युद्ध, क्या भैया, 10 राज्य युद्ध कहां हुआ था, तो परुष्णी, इसी को जो है रावी नदी कहते हैं।
तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दसराग युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ? तो अगर रावी नदी है तो रावी लगाना, परुष्णी नदी है तो परुष्णी लगाना। पहले इसका नाम परुष्णी था, फिर बाद में धीरे धीरे, जैसे आप देखते होंगे, है ना, आपने सुना होगा कि पहले इस शहर का नाम, इस नदी का नाम ये था, बाद में जो है वर्तमान में ये है। तो उसी प्रकार से पहले परुष्णी था, फिर बाद में रावी हो जाता है। तो दसराग युद्ध कहाँ हुआ? परुष्णी या रावी नदी के किनारे। तो जो भी विकल्प में रहे आप जो है पकड़ के चले जाना। किनारे हुआ था, जिसमें आप देखोगे एक तरफ होते हैं राजा सुदास और दूसरी तरफ होते हैं दसराग। इन्हीं दोनों के मध्य लड़ा गया था और सुदास की जीत होती है। किसकी होती है? सुदास की जीत हो जाती है। तो यही दो पूछा जाने का उम्मीद है। दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ और किनके मध्य हुआ? तो ये दो फैक्ट आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, इन्हीं को नोट रखे रहना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दसराग युद्ध से तो इन्हीं दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पता चल गया? यस। आगे देखोगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है भैया? तीसरे मंडल में। और आप सभी को कमेंट में बताना है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। आप सभी को कमेंट में बताना है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। समझ में आई बात? आगे बढ़ा जाए, यस या नो? यस। आगे यहां देखोगे, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद में अस्तोमा सदगमय वाक्यांश है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा, इसको भी जो है जल्दी से नोट कर डालो। तो इतनी चर्चा आपको समझ में आ गई होगी, यस या नो? आगे बढ़ते हैं भैया। तो पीछे जितना हमने पढ़ा वो तो था ऋग्वैदिक फैक्ट। अब उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको पढ़ लेंगे और इसी के रास्ते आपका वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग इसी कड़ी में बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर मौर्य, गुप्त और हर्षु के बाद यह चर्चा प्राचीन काल की समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग जो है मध्य भारत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो इसी तरह से आपकी चर्चा जो है निपट जाएगी बहुत जल्द। जो है मुझे तो लग रहा है 4 से 5 घंटों में निपट जाएगा ये आपका प्राचीन भारत। 1, 2, 3 घंटे मध्य में लगेंगे, 2, 3, 4 घंटे आधुनिक में लगेंगे। इस तरह से आप देखोगे 10 घंटे के अंदर अंदर ही जो है आपका पूरा का पूरा इतिहास निपट जाएगा। तो आपको जो है खुश हो जाना चाहिए कि जो तैयारी आप महीनों महीनों करते हो वही आपको एक दिन में मिल जा रही है, 10 घंटे में मिल जा रही है। तो आप जो है एंजॉय कीजिए, पढ़िए। और आपको यह बता दिया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से कहां कैसे पूछा जाएगा, सारा एक एक करके निचोड़ दे दिया जा रहा है ना? तो इस तरीके से तो आइए भैया देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के अन्य बिंदु। उत्तर वैदिक काल के अन्य बिंदु समझ में आई बात? आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल आप देखोगे भैया कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। वहां आप देखोगे उत्तर क्या बोलते हैं, ये आपका क्या था? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या था? पशुपालन था और कृषि अमूमन जो है कम उसका जो है वर्णन मिलता है। लेकिन यहां देखोगे तो अब कहानी बदल जाएगी। अब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगी क्योंकि लोग जो है यहाँ अस्थायी निवास करने लगेंगे, अस्थायी बसने लगेंगे। और जब ये लोग हल का प्रयोग करेंगे तो हल का नाम होता है लांगल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? आपके विकल्प पशुपालन भी हो सकते हैं, आपके विकल्प व्यापार भी हो सकते हैं, आपके विकल्प जो है और कुछ भी हो सकता है और कृषि भी हो सकता है। तो ये हो गया। तो देखो हल के लिए ये लोग लांगल शब्द का प्रयोग करते थे और सिर शब्द का प्रयोग करते थे। अगर आपसे कहा जाए कि वैदिक काल के लोग लांगल शब्द और सिर शब्द किसके लिए प्रयोग करते थे, तो आपको बता डालना है हल के लिए। और बेसिकली ये उत्तर वैदिक वाले जो है प्रयोग कर रहे हैं।
और अभी तक आप देखोगे जो हल्के फाल बनाए जा रहे हैं उन पर लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां जो है लोहा उत्तर वैदिक काल में आ गया है, आगे बताऊंगा। और ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वह होता था चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीजीडब्ल्यू कहते हैं। इतना समझ में आया? ये लोग जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे उसका नाम था चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीजीडब्ल्यू कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आया? और देखो भैया, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वैदिक सभ्यता हो, यहाँ जो है पैसे वैसे नहीं आए थे। अभी भी जो है क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार वगैरह हो रहा है, यानी कि एक चीज तुम लो उसके बदले में दूसरी दे दो। समझ में आई बात? एक चीज लो दूसरी दो, तो इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये हो गया। आप देखोगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट यहां आपको मिल रहा है, सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग जो है इसी काल में आरंभ होता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम लौह युगीन सभ्यता कौन थी, तो इस तरह पूछेगा तो मोटा मोटा वैदिक काल दे देगा। लेकिन जब अगर उसे और डीप में जाना होगा तो पूछेगा कि सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण किस काल से मिलना आरंभ होगा, तो यहां आपको लगाना होगा उत्तर वैदिक काल। तो सर्वप्रथम लोहे का प्रारंभ आरंभ हो रहा है, जिसका उपयोग केवल अभी क्या किया जा रहा है भैया, युद्ध के उपकरणों में ही प्रयोग किया जा रहा है। जो खेती में हल बनाया जाता था खेती के लिए, उसमें जो फाल लगता था, अभी फाल जो है लोहे के नहीं बन रहे हैं, लकड़ी वगैरह के ही या अन्य किसी धातु के बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा है। और हल में लोहे का प्रयोग कब होगा भैया, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ोगे तो वहां होगा, और वहां एक नई फसल आएगी, यानी कि धान की खेती जो है थोड़ा नए रूप में आएगी। क्या करेंगे लोग, उसे लगाएंगे, रोपाई करेंगे धान की। तो ये बात जो है, ये बिंदु आपको नोट करने के लिए है। तो यहां आपको लांगल नोट रखना है और ये वाला लास्ट वाला फैक्ट नोट रखना है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो यहां जो है लोग अब क्या कर रहे हैं भैया, अस्थाई बस रहे हैं। वर्ण व्यवस्था जो है क्या थी, जन्म आधारित हो गई। पीछे मैंने बता दिया था कि जब ऋग वैदिक काल चलेगा तो वहां कर्म आधारित होगी, जैसा जिसका काम वैसे उसका वर्ण। लेकिन यहां उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी, यानी कि जन्म से जो जिस वर्ण में पैदा हो जाएगा उसी का हो जाएगा। और इस वर्ण व्यवस्था ने बहुतों लोगों का पता नहीं क्या क्या छीन लिया। ये हो गया भैया। महिलाओं की दशा में गिरावट का प्रारंभ जो है, यानी कि गिरावट हमें इस काल में आराम से देखने को मिल जाएगी। वहां देखोगे महिलाएं वेद वगैरह की रचना कर रही हैं, लेकिन यहां देखोगे तो उनकी दशा में गिरावट शुरू हो गया है। अब यहीं से शुरू होगा और गिरते 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 आप आधुनिक भारत तक जाओगे तो लोग ऐसी मानसिकता बना लेंगे कि महिलाएं केवल घर के लिए बनी हैं और उन्हें पढ़ाई लिखाई का और भी तमाम चीजों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो महिलाओं की स्थिति जो खराब होना प्रारंभ होती है वह होती है उत्तर वैदिक काल से। कब से भैया? उत्तर वैदिक काल से। ये परीक्षा में जो है, जहां तक मुझे लग रहा है नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हो। और इस काल की जो महिलाएं हैं उत्तर वैदिक काल की, वहां है गार्गी, मैत्रेयी, उपाध्याया। इस काल की महिलाएं हैं, इस काल की महिलाएं हैं। अब क्या होगा भैया, राजा जो है वो बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगेगा। उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगेगा, जैसे एकराट, विराट और सम्राट। क्या एकराट, द्विराट और सम्राट? हाँ, यहां से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो महिलाओं वाला रहेगा कि उत्तर वैदिक काल की कौन सी निम्नलिखित में से महिला हैं। तो आपको इनमें से कोई नाम दिख जाए तो उसी पे गोलिया के चले आना। यहां देखोगे अस्थाई सेना तथा नौकरशाही हो गई, साथ ही जो है कराधान की नियमित व्यवस्था वगैरह भी जो है विकसित होने लगी थी।